Hello friends, welcome to Learn at Ease. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाजिज़म आइडियोलॉजी के बारे में और साथ में जानेंगे कि किस तरीके से जर्मनी के अंदर एक नए लीडर के रूप में हिटलर का उदय होता है। पहले हम देखते हैं कि नाजी आइडियोलॉजी क्या है। बेसिकली इट वाज अ व्यू ऑफ हिटलर कि हिटलर किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को प्लस अपने जर्मनी के लोगों को देखता था। उसकी इस थियोरी के अकॉर्डिंग कोई भी एक जैसा नहीं है, यानी कि देयर इज़ नो इक्वालिटी इन द वर्ल्ड। वो हमेशा से मानता था कि वो लोग जो जर्मन आर्यंस हैं प्लस जिनकी ब्लू आइज़ हैं वो हमेशा ही हायरार्की में टॉप पोजीशन पे होते हैं और उन्हें ही दूसरे सभी लोगों पे, जैसे कि जो ज्यूज़ हैं या जो अदर रेशियल कम्युनिटी के लोग हैं, उन पर रूल करने का अधिकार है। हिटलर की इस आइडियोलॉजी ने जिस तरीके से जर्मनी में अपना प्रभाव डाला, उसके चलते हम आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे कि किस तरीके से लार्ज स्केल्स पे जेनोसाइड्स हुए, यानी कि बहुत सारे लोगों को मारा गया। इसी आइडियोलॉजी के चलते हिटलर ने बहुत सारे ज्यूज़ के साथ इनह्यूमन बिहेव किया, क्योंकि हिटलर का मानना था कि जो रेस स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सिर्फ वही सरवाइव करती है एंड द वीकेस्ट वन वुड पैरिश। और इसी आइडियोलॉजी के चलते हिटलर ने न केवल जर्मनी पे अपना कब्जा किया बल्कि दूसरे अन्य देशों को भी अपना गुलाम बनाया। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ईयर 1945 में एक छोटा सा 11 साल का बच्चा हेलमेट अपने रूम में था जब उसने ये सुना कि उसके पेरेंट्स सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से उसके जो फादर हैं वो पूरी फैमिली को पॉइज़न देकर ख़त्म कर देंगे। एक छोटे से बच्चे के मन पे इस बात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अगले 11 साल तक उसने अपने घर में खाना नहीं खाया। वो छुप छुप कर बाहर कहीं खा लेता था। इस तरीके की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो दिखाती हैं कि एक टाइम के बाद नाजिज़म को जो लोग फॉलो कर रहे थे उनकी फैमिलीज़ में कैसे डर बढ़ता चला गया। एक ऐसा टाइम आया जब वो सभी लोग जिन्होंने ज्यूज़ पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए थे या हिटलर को जो लोग फॉलो किया करते थे, उन सभी लोगों पर अब खतरा मंडराने लगा। हिटलर को भी अब ऐसा लगने लगा था कि उसका अंत नज़दीक है। और फिर एक दिन मई 1945 में जर्मन के जितने भी लोग नाजिज़म को फॉलो करते थे उन सभी ने सरेंडर कर दिया और साथ ही कुछ दिनों बाद खबर मिली कि हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया। तो चलिए हम अब जानते हैं कि जर्मनी के अंदर ये जो नाजिज़्म की आइडियोलॉजी थी ये इतनी क्यों प्रभावशाली बनी, जिसके चलते इतने लार्ज स्केल पे जेनोसाइड्स हुए कि जिसमें हम देखते हैं 6 मिलियन से ज़्यादा ज्यूज़ को मारा गया और करीब 70,000 ऐसे जर्मन्स को भी मारा गया जो फिज़िकली और मेंटली डिसेबल्ड थे। क्योंकि जो हिटलर है उसका मानना था कि सिर्फ वही रेस सरवाइव कर सकती है जो काफ़ी फिटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा जेनोसाइड्स हुए। इसकी स्टार्टिंग होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था। एक तरफ थी एक्सेस पावर जिसमें जर्मनी भी आता था और एक तरफ थी एलाइज पावर जिसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन जैसे बहुत सारे देश थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे समहाउ जो एलाइज पावर थी वो विन कर जाती हैं, यानी कि अब जो जर्मनी है उसके साथ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो भी एलाइज पावर हैं वो जर्मनी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अब क्योंकि जितना भी वॉर का एक्सपेंस हुआ है, जितना कंपनसेशन है, वो सब जर्मनी को देना होगा। पीस ट्रीटी होती है वर्साइल के अंदर जिसमें जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। इस पीस ट्रीटी में ये बोला जाता है कि जर्मनी को अपने बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो वॉर कंपनसेशन के रूप में दूसरे कंट्रीज़ को देने होंगे, जिसके चलते फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया जैसे बहुत सारे देश जो जर्मनी के रिसोर्सेज हैं उन पे कब्जा कर लेते हैं और एलाइज पावर जर्मनी को डीमिलिटराइज भी कर देती है, जिससे जर्मनी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। अब इसी वॉर गिल्ट के चलते जर्मनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में था। इस दौरान एक और घटना होती है कि जर्मनी के अंदर जो एम्परर का रूल था वो ख़त्म हो जाता है और अब उनके द्वारा जो भी काम किया गया था जिसकी वजह से जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार का सामना करता है,
बाद में आगे चल के वैमर रिपब्लिक नाम से एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना होती है। और अब ये जो वैमर रिपब्लिक है, इसी के ऊपर सारा का सारा जो वॉर का बर्डन है वो आ जाता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि जो पूरा यूरोप है, जो क्रेडिटर हुआ करता था, यानी कि एक बहुत ही रिच कॉन्टिनेंट था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का उन्हें सामना करना पड़ता है। साथ में जिन सोल्जर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई। हमेशा ही उन सोल्जर्स की फैमिली को सफ़र करना पड़ता था, और साथ में ये देखा गया कि बाद में चल के उन सोल्जर्स की रैंक में भी रिडक्शन हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड ने एक ग्रेट डिप्रेशन का सामना किया। ग्रेट डिप्रेशन यानी कि इकोनॉमी में एकदम से बहुत ज़्यादा फेल डाउन हो चुका था। फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, एक्सपोर्ट्स गिर गए, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। यहाँ तक कि जो स्पेक्यूलेटर्स थे, जिन्होंने मार्केट में अपना पैसा लगाया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इस ग्रेट डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यूएसए में हुआ। हालांकि दूसरे देशों ने भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस को देखा था। जर्मनी के अंदर भी इकोनॉमी वर्स्टली अफेक्ट हुई थी। वहाँ पर इतना ज़्यादा एंजाइटी और फियर का माहौल था कि लोग काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होने लगे। लोग गलियों में उतर आए कि उनको ज़रूरत है कि कोई रोज़गार दे दे। जर्मनी की जो करेंसी थी, उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश होने लगी, और यही कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से हिटलर जो है वो पावर में आया। तो चलिए अब हिटलर की लाइफ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसका जो जीवन है, मतलब कि स्टार्टिंग जो लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा गरीबी में बीती। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर जो है वो आर्मी में एक मैसेंजर का काम किया करता था। आगे चल के वो एक कॉर्पोरल की पोस्ट पे नियुक्त हुआ, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जब वो 1919 में ख़त्म हुई थी, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हिटलर की लाइफ पे भी पड़ा था। जर्मनी को जो ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा था, स्पेशली वर्साई ट्रीटी की वजह से। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि 1919 में ही, जिस साल वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, हिटलर ने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, जिसे जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाता था। आगे चल के उसका नाम बदल के नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया, जिसे आज हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उससे पहले हिटलर की ये नाजी पार्टी को कोई भी उतना नहीं जानता था। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद इस पार्टी की पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। साथ में हिटलर एक बहुत ही पावरफुल लीडर के रूप में सामने आया। उसने अपनी देश के लोगों से एम्प्लॉयमेंट्स का, डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल्स एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ देयर फ्यूचर, इस तरीके के कुछ वादे किए। धीरे धीरे लोगों के बीच में हिटलर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप की पोजीशन देने के लिए कहा। जर्मनी में चांसलरशिप की पोजीशन एक बहुत बड़ी पोजीशन मानी जाती थी। अब इसके साथ ही धीरे धीरे हिटलर की पावर जो है वो इंक्रीज़ होने लगी। हिटलर सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट लोगों से नफ़रत किया करता था, तो उसने सोचा कि जैसे ही वो पावर में आएगा, सबसे पहले अपने जो एनिमी है, यानी कि जो कम्युनिस्ट हैं, उनको साइडलाइन किया जाए। के डर से बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स जो थे वो कंसंट्रेशन कैंप्स में चले गए। बहुत सारे लीडर्स के खिलाफ हिटलर ने अरेस्ट फाइल्स निकलवाई, बहुत सारे लोगों को मारा भी गया। अब मार्च 1933 में हिटलर ने एक एक्ट पास किया, जिसे हम फेमस इनेबलिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके तहत हिटलर ने पूरे जर्मनी में डिक्टेटरशिप की स्थापना की, और साथ ही हिटलर वन मैन आर्मी बनकर निकला, यानी कि अब सारी पावर जो थी वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर के हाथ में थी। इसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया गया। अब जर्मनी में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, दैट वाज द नाजी पार्टी। साथ ही इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशियरी, इन सभी पे एक कंट्रोल इस्टेब्लिश किया गया। हिटलर जहाँ चाहता, जिसे चाहता, वहाँ पे उसको अरेस्ट करवा देता था। नाजी लोगों का अब इतना ज़्यादा खौफ बढ़ने लगा कि बहुत सारे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भिजवा दिया गया। सारे आम जेनोसाइड्स स्टार्ट हो गए
और इसकी वजह से अब जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेसी आ चुकी थी। साथ ही हम कुछ पॉजिटिविटी भी देखते हैं हिटलर के रूल की, यानी कि जब हिटलर जो है वो कम्प्लीटली पावर में आ चुका था, उसने जो है इकोनॉमी को रिकन्स्ट्रक्ट करने का काम किया। हिटलर ने ये कसम खाई थी कि वो वापस से जर्मनी को वो स्टेटस दिला कर रहेगा जो जर्मनी का स्टेटस वर्ल्ड वॉर 1 से पहले था। 1933 में हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल दिया। साथ ही 1936 में हिटलर ने वापस से राइनलैंड पे कब्जा कर लिया, जो कभी जर्मनी का ही हिस्सा हुआ करता था। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी के साथ मिला लिया और आगे चलकर चेकोस्लोवाकिया के बहुत सारे हिस्सों पर भी कब्जा किया गया। ये सभी चीज़ें दर्शाती थी कि किस तरीके से अब जो हिटलर है वो वापस से जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन में कन्वर्ट कर रहा था। इतना ही नहीं, हिटलर ने आगे चलकर जर्मनी के आर्मामेंट पर भी ध्यान दिया, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सभी एलाइज कंट्री के प्रेशर में आके जर्मनी को डिसआर्म कर दिया था। तो अब वापस से हिटलर ने आर्म्स के मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ को लगवाया और एक मिलिटरलाइज्ड पावर के रूप में जर्मनी को आगे लेकर गया। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से अब फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ दोबारा से वॉर स्टार्ट कर दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। अगले ही साल 1940 में जर्मनी, इटली और जापान ने एक ट्रीपार्टाइट पैक्ट को साइन किया, जिसके थ्रू हिटलर की पावर अब और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड होती जा रही थी। हिटलर का मोटिव था कि जितना भी हो सके यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ पर एनेक्सेशन किया जाए और जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में आगे लेकर जाया जाए। 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। इस टाइम पर सोवियत रेड आर्मी ने जर्मनी को बहुत बुरी तरीके से हराया। इसके बाद दोबारा से हिटलर ने अपनी पावर को रीगेन किया और वापस से दूसरे कंट्रीज़ को एनेक्स करने के लिए चल दिया। हिटलर ने अपना पावर गेन बहुत ज़्यादा किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो हिटलर की पावर को भी कहीं ना कहीं क्रश कर दिया गया और साथ में जो भी लोग नाजी पार्टी को सपोर्ट किया करते थे उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों के खिलाफ बहुत सारे केसेस चले और इस तरीके से जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही नाजी पार्टी भी डिक्लाइन कर गई और इस तरीके से जर्मनी में एक बहुत ही पावरफुल लीडर हिटलर का अंत हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। If you have gained some knowledge from this video, then please do subscribe it, like it and share it with your friends.